तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक्स का सेक्शन, है ना। कैपेसिटर में अब डाई इलेक्ट्रिक्स का क्या रूल है और डाई इलेक्ट्रिक्स से क्या फायदा होता है उसके बारे में समझेंगे, और डाई इलेक्ट्रिक्स होते क्या है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि चीजें आपके लिए आसान हो। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि डाई इलेक्ट्रिक is a substance a dielectric is a substance a dielectric is a substance which does not which does not allow does not allow flow of charge which does not allow flow of charge which does not allow flow of charge through it that is it is a insulator it is a insulator but it permits it permits to exert electrostatic phenomena through them है ना बच्चों। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें आपके चार्ज को फ्लो करने का अलाउ नहीं है, बट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना को परमिट करते हैं, उनके अंदर परमिट होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं। तो ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब जिसमें चार्ज को फ्लो करना अलाउ नहीं होता है, वैसे सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों? इंसुलेटर्स, ये आप जानते हो। बट उसमें इलेक्ट्रिकल फिनोमिना शो होते हैं, इसलिए उनको एक नया नाम दिया गया है और उनको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक। तो आप ऐसा समझो कि डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, बस इंसुलेटर्स ही हैं, बट ये इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिकल फिनोमिना शो कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल फिनोमिना उनके द्वारा आपको परमिट होंगे, इसलिए हम क्या कर पाएंगे, इसको एक नया नाम दे दिया और इसको हमने क्या बोलना चालू कर दिया बच्चों? डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे मटेरियल हैं जो डाइलेक्ट्रिक की तरह होते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक बिहेव करते हैं। जैसे आपका ग्लास है तो ग्लास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वैक्स होता है तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, प्लास्टिक एक्ट करता है डाइलेक्ट्रिक की तरह, वाटर एक्ट करता है डाइलेक्ट्रिक की तरह। तो ये आपका एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना शो कर पाते हैं, बट वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक्स। तो आई होप आपको डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर होगी, ये समझ में आया होगा। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, है ना, इनको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो हम बोल सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि डाइलेक्ट्रिक्स are classified into two types। तो इनको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है ना। तो फर्स्ट टाइप क्या है आपका? पहले टाइप का जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरे टाइप के जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं बच्चों वो उनको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों? तो ध्यान से समझेंगे, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताएंगे आपको। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसा होता है बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें जो मॉलिक्यूल है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए, तो वो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेंगे, मतलब डाइपोल मूवमेंट नहीं क्रिएट करेंगे। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस है जिनके मॉलिक्यूल ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करते हैं और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही सेंटर पे कॉन्साइड करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, सॉरी,
मैंने उल्टा बोल दिया, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज के सेंटर हैं वो सेपरेटेड होते हैं ऑलरेडी, यानी कि उनमें एक डाइपोल बन जाता है, क्रिएट हो जाता है ऑलरेडी। तो वो डाइपोल के फिनोमिनास तो वैसे ही शो करते हैं, तो उनको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहले हम डेफिनेशन लिख लें। तो यहाँ पे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं, a molecule a molecule in which a molecule in which center of positive charge does not coincide with does not coincide with center of negative charge is called as polar dielectrics क्या मतलब है अब इसका, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल के लिए HCl का मॉलिक्यूल, HCl, तो आप जानते हो बच्चों HCl में होता क्या है कि यहाँ पर H है और इसमें कुछ सेपरेशन होता है, और Cl इस तरीके से बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये जो H है ये एक्वायर करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जबकि C जो Cl है, क्लोरीन है, वो एक्वायर करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इनके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है यहाँ पर, और ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड भी है। तो बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज इनका डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी बना होता है, एक ही मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका क्या होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी जीरो नहीं होगा, मतलब इसके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसके कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। और अगर ऐसा है तो ये डाइपोल मोमेंट अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसलिए ऐसे सब्सटेंस इंसुलेटर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल फिनोमेना शो करते हैं, क्योंकि उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्साइड नहीं होता एक पॉइंट पर, सेपरेटेड होते हैं वो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो वो डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना शो कर पाते हैं। हालांकि इसमें कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, बस ये सेपरेटेड है, तो ये अपने इलेक्ट्रिकल फिनोमेना दिखा सकते हैं, क्योंकि इनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। तो ऐसे जितने भी आपके बच्चों डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ होती है, डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होते, यानी कि इनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर है वो कॉन्साइड नहीं करते। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपके बच्चों पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, ये HCl नहीं, जैसे आपका CO मॉलिक्यूल होता है वो भी ऐसा ही पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। फिर आपका NH3 ये भी बच्चों आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एटसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है ना। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आपको समझ में आया होगा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। वैसे ही आप अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा, है ना, ऑलरेडी कोई भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, मतलब उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूल्स in which center of positive charge coincide with center of negative charge
सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं बच्चों, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए आपका बच्चों H2 हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना, जैसे CO2 होता है। तो ये सब जो है बच्चों आपके ETC, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। तो इनमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे कॉन्साइडेड रहते हैं। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट हो जाता है वो 0 रहता है इनिशियली। फिर बाद में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कुछ और फिनोमिना होंगे, तो फिर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। लेकिन इसमें पहले से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ होती है, इसमें पहले से कोई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है पहले से, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, जिनमें नहीं होता है वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे मटेरियल होते हैं और डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे मटेरियल होते हैं। तो बच्चों हमें डाइलेक्ट्रिक में अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो समझनी है वो है पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्या होता है तो उसको हम देखेंगे। तो हालांकि आपको दिक्कत नहीं है, इसको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पोलराइजेशन को ही इंडक्शन भी बोला जाता है। तो आपने कंडक्टर्स में उसको इंडक्शन के नाम से पढ़ा है, और यहाँ पे इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसी को मतलब चार्ज सेपरेशन की प्रक्रिया है, उसको आप यहाँ पे पोलराइजेशन बोल रहे हो। अब यहाँ पे कैसे होगा पोलराइजेशन वो हम देखते हैं। तो हमारे पास कितने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं बच्चों, 2 प्रकार के। तो मैंने यहाँ पे दोनों को बना के आपको समझाता हूँ, प्रोसेस है ना। तो पहला जो है आपका वो हमने बोला था पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे हम जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस बनाएंगे। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होंगे बच्चों उसमें होगा क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो उसमें होगा क्या कि अभी हम फर्स्ट केस में बच्चों, फर्स्ट केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं मटेरियल में, मतलब मटेरियल के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पास नहीं कर रही है। आप सिंपली पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को देखेंगे, अगर एनालाइज करेंगे तो ये मटेरियल है आपका। तो इस मटेरियल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं भाई, ऑलरेडी उनका डाइपोल मोमेंट होता है। तो ऑलरेडी उनके पास डाइपोल है। तो मान लो ये एक मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल इस डायरेक्शन में, बट इनके जो ऑलरेडी डाइपोल होते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के, वो रैंडमली अरेंज होते हैं। यानी कि एक दूसरा मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल मोमेंट ऐसा रहा होगा, है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। फिर और कोई मॉलिक्यूल रहा होगा तो उसका बच्चों इस तरीके से डायरेक्शन रहा होगा। यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल है ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ऐसे रैंडमली अरेंज होते हैं, है ना बच्चों, ये रैंडमली अरेंज होते हैं इस तरीके से। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अपनी रैंडम डायरेक्शन में पूरे डाइपोल, पूरे मॉलिक्यूल इस तरीके से, उनके खुद का डाइपोल मूवमेंट है। तो इस मटेरियल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बट उनकी डायरेक्शन रैंडम है। तो एक पर्टिकुलर नेट डाइपोल मोमेंट नहीं बन सकता। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल क्या हो जाता है, 0, क्योंकि वो रैंडमली अलाइन है। तो हम बोल सकते हैं इस वाले केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं लगाया है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स, डाइपोल मोमेंट्स आर रैंडमली अरेंज। तो ये रैंडमली अरेंज होते हैं बच्चों, आर रैंडमली अरेंज्ड। जब याद रखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके थ्रू कितनी होती है बच्चों, 0। अगर रैंडमली अरेंज है तो ये डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट कैंसिल कर देगा, ये डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट कैंसिल कर देगा। तो ये अपने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं बच्चों, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल वो हो जाता है बच्चों 0। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो डाइपोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, उनमें नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो बच्चों 0 होता है। अब यही स्थिति हम यहाँ पर किसके लिए बनाएंगे, जो सेकंड सब्सटेंस है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए भी यही कहानी है पहले केस में, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अप्लाई की गई है लेट सपोज, तो क्या होगा, ये जो मटेरियल है बच्चों, तो इन मटेरियल, इसमें इस मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड रहते हैं ना। तो यहाँ पे तो कोई डाइपोल मोमेंट बनेगा ही नहीं अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइडेड है। तो ऐसे डॉट डॉट करके मैं बना लेता हूँ, इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ही 0 है।
तो इसमें हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इज ऑलरेडी इक्वल्स टू क्या है बच्चों, जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट तो वैसे भी जीरो होगा इसमें, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो वैसे भी जीरो होगा। यानी कि दोनों डाई इलेक्ट्रिक्स में जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो तो जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल, वो ऑलरेडी जीरो होता है। तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। वो कैसा होता है बच्चों, जीरो होता है। लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। इसका कारण ये है कि इसमें डाइपोल मोमेंट तो होते हैं इंडिविजुअल, बट वो रैंडमली अरेंज होते हैं, और इसमें अलग फिनोमिना है, इसमें डाइपोल मोमेंट होते ही नहीं है, इसलिए नेट जीरो होता है। इसमें रैंडम अरेंजमेंट के कारण होता है, और इसमें नेट इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट पहले से ही जीरो होता है। अब क्या करेंगे हम कि अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस मटेरियल में हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप कहाँ करते थे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब वो कंडक्टर में, तो वहां पे इंडक्शन होता था ना। अब यहाँ पे इंडक्शन जो होगा उसको हम नाम देंगे पोलराइजेशन। उसमें अंतर क्यों हमने नाम को अलग अलग किया वो अभी समझ जाओगे। इसमें अंतर होता है, देखो क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपने इस मटेरियल के अक्रॉस, ये मैं ऊपर बना लेता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपकी बच्चों, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है। आपने ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इस मटेरियल से ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने लगी। अब आपको याद होगा बच्चों कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है और डाइपोल मूवमेंट किसी पर्टिकुलर एंगल पे होता है, तो इट ट्राइज टू, इस पे टॉर्क लगता है, और डाइपोल मूवमेंट ट्राइज टू अरेंज इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फाइनली अपने आप को किस डायरेक्शन में लाना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहता है। याद करो हमने टॉर्क में ये सिखाया हुआ था, तभी तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। तो होगा क्या कि ये जो जैसे ही आप ई नॉट लगाओगे, तो इसमें जो रैंडमली अरेंज है वो कोशिश करेंगे कि वो फाइनली किसकी डायरेक्शन में आ पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ पाए, है ना बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरीके से आ पाए, ऐसे, इस तरीके से। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को अलाइन करेंगे क्योंकि इन पे टॉर्क लगेगा। तो ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे ही आप लिख सकते हो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस माइनस प्लस, है ना। तो इस तरीके से अपने आप को क्या कर लेंगे बच्चों, ये रीअरेंज करेंगे। जब आपका क्या होगा, अब आप खुद सोचो, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज और पास वाला नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो अपने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। बट इस एंड पर, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया बच्चों, एक्युमुलेशन हो गया है। इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है। और इस वाले सरफेस पे, पूरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया है, तो इसको कैंसिल आउट करने वाला नहीं है। तो देखो ये चार्ज सेपरेट हो गए। अब कंडक्टर में क्या होता था कि चार्ज मूव करके सेपरेट करते थे, लेकिन ये इंसुलेटर है तो इसमें डाइपोल अलाइन हो सकते हैं, लेकिन कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। लेकिन अंदर के चार्जेस में आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, तो वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो अंदर की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर चार्ज डाइपोल का, वो पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे अलाइन कर जाता है और नेगेटिव चार्ज इस सरफेस। यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं हुआ है, बट वो अपने आप को जब अरेंज करते हैं तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है। तो फाइनल सिचुएशन क्या है, अगर आप देखें तो आप इस पूरे डायग्राम को इस तरीके से सोच सकते हैं कि फाइनली जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की बच्चों ई नॉट, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो गए इस वाले सरफेस पे। अंदर वाले चार्जेस का तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस पूरे सरफेस पे प्लस सिग्मा आ गया बच्चों, मतलब प्लस चार्ज आ गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। और इस पूरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट कर गया, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा आ गया। अब ये जो इंड्यूस चार्जेस है बच्चों, इंड्यूस चार्जेस हैं, तो ये खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी आपकी राइट साइड, तो ये प्लस से माइनस लेफ्ट साइड आपकी ई इंड्यूस आएगी। याद है ऐसा ही कंडक्टर में होता था, लेकिन कंडक्टर और इसमें अंतर क्या है कि कंडक्टर में वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक होता रहता था, तब तक इंड्यूस होता रहता था जब तक वो ई नॉट को क्या ना कर दे, कैंसल आउट ना कर दे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो कर देता था। लेकिन यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक्स में ये होता है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतनी ताकतवर नहीं होती है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर पाए, कभी भी ऐसा नहीं होता है ना। ये अंतर है कंडक्टर में और
डाइलेक्ट्रिक में तो कंडक्टर इतना ताकतवर मटेरियल है कि वो पूरी ही कैंसल आउट कर देता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक इतना ताकतवर नहीं है, तो वो कुछ इंड्यूस देगा और बहुत सारी चीजें इंड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल वो हमेशा बड़ी है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसलिए जब आप इसमें ई नेट लिखेंगे बच्चों, तो ई नेट का फॉर्मूला आएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। जो आपके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा जो कि कंडक्टर में होता था। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो नहीं होता है जैसा कंडक्टर में होता है। इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। और ये हमेशा याद रखना, अगर ऐसी बात है तो जो आपका ई इंड्यूस है वो हमेशा लेस देन ई नॉट होता है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। तो ई नेट भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी, कुछ कम वैल्यू आएगी ई नॉट से, है ना। तो ये बात हमें समझ में आती है। तो यहाँ पे बच्चों अब क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो यहाँ पे जो फिनोमिना होगा वो हो जाएगा अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, alignment of dipoles in the direction of external electric field occurs। तो ये फिनोमेना ओपन होगा। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है मटेरियल का वो जीरो नहीं होगा। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका बन जाएगा। और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है बच्चों? पोलराइजेशन। तो आपको समझ में आएगा कि डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है। अब वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी जब आप सेकंड केस में आप अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे भी कुछ होगा। देखिए कैसा है, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, बस यहाँ पे प्रोसेस अलग है। यहाँ पे क्या है, पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड थे बच्चों। आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज में इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये अब सेपरेट हो जाएंगे, पहले सेपरेट नहीं थे। मतलब अब इसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। इसमें डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट होता है और इसमें डाइपोल मोमेंट अब जनरेट होता है, क्योंकि अपोजिट फोर्स लगते हैं तो इनके बीच में पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में कुछ सेपरेशन आ जाता है, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं रहेगा, अब डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पे वही होता है, जैसे ये पहले मटेरियल था आपका, पहले कोई भी सेपरेशन नहीं था तो डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल जीरो था। जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इनमें वापस से ऐसे ये आपस में खिंच गए, है ना। ये इलोंगेशन आ गया दोनों के सेंटर ऑफ चार्जेस में ड्यू टू अपोजिट फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फिर से वही बात है कि ये दो पास पास है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे सरफेस पे बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसकी भी जो फाइनल स्थिति है वो वैसी ही हो जाएगी जैसे कि आपने किस में देखा बच्चों, किस में देखा आपने? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में देखा कि यहाँ पर फाइनली आप इस तरीके से बना लो तो ये प्लस सिग्मा आ जाएगा यहाँ पे इंड्यूस चार्ज, यहाँ पर माइनस सिग्मा आ जाएगा बच्चों आपका इंड्यूस चार्ज। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अंदर ई नॉट थी, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आ गया ई इन। और आपका फिर से वही बात है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बच्चों मटेरियल के अंदर ई नॉट माइनस ई इंड्यूस आएगा और ये भी कभी भी जीरो नहीं कर पाएगा, तो इसकी ताकत भी कम होती है। अब यहाँ पर और यहाँ पर फाइनल जो स्टेज है डाइलेक्ट्रिक की वो सेम है बच्चों। इसलिए जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, तो आपको ये नहीं बताया जाता है कि आप पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हो कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हो, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, पोलर हो या नॉन पोलर हो। देखो फाइनल स्टेज हमें इससे मतलब था पोलराइजेशन के बाद। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपका ई नेट जो है वो ई नॉट माइनस ई इन है। फिर से वही बात है, ई इन कभी भी ई नॉट से बड़ा नहीं होगा, ई नेट भी कभी भी ई नॉट से बड़ा नहीं होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कंडक्टर के जैसे ताकतवर नहीं होते कि बराबर कर दें और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जीरो कर दें, इसलिए वहां पर उसको आपने इंडक्शन बोला था और यहाँ पे इसी चीज को हम पोलराइजेशन बोल रहे हैं। अब आपको अंतर समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कारण क्या है पोलराइजेशन का? यहाँ पे है क्रिएशन ऑफ डाइपोल मोमेंट्स, क्रिएशन ऑफ डाइपोल मोमेंट्स। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स जो है वो क्या हुए हैं बच्चों? अलाइन हुए हैं। तो दोनों में अंतर है, क्रिएशन हुआ इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद दोनों में ही नेट डाइपोल मोमेंट से जीरो नहीं होते हैं। और सेम सिचुएशन होती है, ये वाला डायग्राम ये वाला फाइनल डायग्राम दोनों को देखो
तो आप बता ही नहीं पाओगे कि नॉन पोलर पढ़ रहे हो कि पोलर पढ़ रहे हो। इसलिए हमें अंतर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से पोलराइजेशन तक के पहुंचने का जो तरीका है उसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व है वो अलग अलग है। यहाँ की फिजिक्स अलग है, यहाँ की फिजिक्स अलग है, बट दोनों का फाइनल रिजल्ट सेम है। तो हमेशा याद रखना कि आप जब डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ते हो तो आप नहीं कहोगे कि नॉन पोलर है कि पोलर है, बट आप याद रखना कि उनमें दोनों पोलराइजेशन का जो प्रोसेस है, पोलराइजेशन सेम होगा फाइनली, बट दोनों का जो प्रोसेस है, दोनों में जो फिजिक्स अप्लाई हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों का कारण होना, पोलराइजेशन का कारण जो है वो अलग अलग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोलराइजेशन क्या होता है और पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में किस प्रोसेस से पोलराइजेशन होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम है। तो अब हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको पोलर या नॉन पोलर नहीं बोलूंगा, ये फाइनल रिजल्ट्स को लेकर हम आगे इसके पढ़ेंगे, है ना, इसका हम उपयोग करेंगे दोनों के लिए जो कि सेम है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ लिया है ना, और पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों में पोलराइजेशन पढ़ा है। आपको मैंने बताया है कि आपका कोई भी मटेरियल हो, ऐसे चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, है ना, कोई भी इस तरीके का मटेरियल हो, पोलर डाइलेक्ट्रिक या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसका जो फाइनल स्टेज होता है आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें प्रोसेस अलग अलग चलती है। बट अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो फाइनल स्टेज उसकी ये होती है कि इसमें इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं। ये वाली डायरेक्शन में आपके नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाली सरफेस में आपके पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं ना, इंड्यूस चार्जेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगी जिसको हम सिग्मा इंड्यूस बोलेंगे, और यहाँ पे माइनस सिग्मा इंड्यूस, है ना, इस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती थी और बीच में न्यूट्रलाइज हो जाता था। फाइनल स्टेज यही होता था, भले ही आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है कि अंदर मटेरियल के अंदर यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, और ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। बट आपको ये भी पता है कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो कंडक्टर की तरह इतने ताकतवर नहीं होते हैं कि ये ई इंड्यूस ई नॉट को कैंसिल आउट कर पाए, इसलिए यहाँ पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इन द डायरेक्शन ऑफ, बच्चों किसका, ई नॉट की डायरेक्शन में, है ना। इसलिए हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल which can be written as E naught minus E induce, हम ऐसा लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसलिए आपको ये भी पता है कि जो E induce है वो E naught से कम ही होती है ना, तभी तो ये बचेगा आपके पास। तो E induce जो होती है बच्चों वो लेस देन E naught होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये लेस देन होगी और E naught में से माइनस हो रहा है तो E net भी क्या होगा, E net भी लेस देन E naught होगा, मतलब कुछ कम होगा, ई नॉट जैसे कुछ कम होगा, है ना बच्चों। तो अब ये जितने टाइम्स कम होगा ना, ई नेट जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बची है वो जितने टाइम्स कम बचती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितने गुना घट जाएगी, वो फैक्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक नई चीज डाइलेक्ट्रिक में आपके सामने आई है, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी भी परमिटिविटी भी बोलते हैं ना, एप्सिलॉन आर, उसी को हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जो है बच्चों वो K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, अगर ये समझ में आया तो आपको बात मेरी समझ में आएगी। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of external electric field applied electric field to the net electric field, है ना। तो जो आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसमें उसका रेशियो किसके साथ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इन द डाइलेक्ट्रिक, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं।
तो इसका मतलब इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ई नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अपॉन ई नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, ये तो डेफिनेशन हुआ, लेकिन इसको अगर आप समझेंगे तो बच्चों ये समझ में आएगा आपको कि जो आपका के है मतलब ई नेट है, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने टाइम्स कम हो गया है, वो के है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो बच्चों आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेट सपोज वो कितना हो जाए, वो 2 हो जाए, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप 100 लगाओगे, सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप 100 न्यूटन पर कूलम की लगाओगे, तो नेट कितना बचेगा, 2 टाइम्स कम हो जाएगा। तो 100/2 मतलब 50 न्यूटन पर कूलम होगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना हो जाए बच्चों, 3 हो जाए, किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 3 हो जाए तो वो 3 टाइम्स कम कर देगा। किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो वो 5 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो किसी भी मटेरियल की ताकत बताता है कि वो कितना अपोज कर सकता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, वो कितना अपोज कर सकता है बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये डाइलेक्ट्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तय करता है ना। जिस जिस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है वहां पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। किसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी किसी मटेरियल के लिए, वहां पे इफेक्ट कम होगा। और आपको यहाँ से रेशियो है क्योंकि, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। तो ये भी याद रखना। और इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। तो उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीज होती है वो, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर हम एयर या वैक्यूम की बात करें कि कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चों, तो एयर और वैक्यूम के लिए आप क्या बोलोगे भाई, फॉर एयर और वैक्यूम, तो उसमें तो कोई भी अपोजिशन नहीं होता, उसमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगी, तो नेट भी ई नॉट होगी। तो ई नॉट बाई ई नॉट कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो फॉर एयर और वैक्यूम आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों k इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 होता है ना। ये बात आप याद रखेंगे। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं बच्चों, फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर्स, तो उसमें क्या होता है, तो कंडक्टर्स में हमने पढ़ा है भाई कि अगर आपका वैसे कंडक्टर का मटेरियल है और इसमें आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई की है, तो इसमें भी इंड्यूस होता है, ये आपको पता है, लेकिन इसमें चार्जेस मूव कर सकते हैं। और ये इंड्यूस तब तक होता है जब तक जो ई इन है वो किसके बराबर ना हो जाए बच्चों, ई नॉट, और ये एक दूसरे को क्या ना कर दें, कैंसिल आउट। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाती है, कंडक्टर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है इन कंडक्टर्स। ये हम पहले ही प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी। तो अगर इनका ई नेट 0 होता है तो बच्चों ई नॉट अपॉन 0, तो ये इन्फिनिटी होगा। मतलब कंडक्टर्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बच्चों इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। यानी इन जनरल जो डाइलेक्ट्रिक, सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, एयर या वैक्यूम के लिए, जिसकी वैल्यू 1 है। और सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, सबसे ज्यादा ताकत किसकी है कि वो पूरी तरीके से अपोज करेगा मटेरियल में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल को, तो वो कंडक्टर्स है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इन्फिनिटी होता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी रेंज बच्चों वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है ना। तो दिस इज द रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये याद रखेंगे। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना बच्चों। और अगर आपको एग्जांपल दें, जैसे वाटर है, तो वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो बच्चों 81 होती है। कभी कभी यूज में आ जाता है, इसलिए आप लोग इसको भी लिख लीजिए। तो आई होप आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझ में आया होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और ये कैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करता है ना बच्चों। तो जितने टाइम्स वो कम कर देता है अपने अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को और नेट बचता है, वही आपका क्या होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इस बात को भी लिख लो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव परमिटिविटी आपने पढ़ा वो सेम चीजें हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही रिलेटिव परमिटिव बोला जाता है, या रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी की भी यही रेंज होती है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टर्म पोलराइजेशन पढ़ते हैं। पोलराइजेशन की प्रोसेस मैंने आपको बताया था, बट हमने पोलराइजेशन को भी डिफाइन किया हुआ है मैथमेटिकली, है ना। तो पोलराइजेशन क्या होता है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब हेडिंग डालेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, इसको बच्चों पी से डिनोट करते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं पोलराइजेशन में, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the net dipole moment, net dipole moment, net dipole moment appear per unit volume, per unit volume in dielectric material, in dielectric material, in dielectric material after applying external electric field, after applying external इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजेशन। तो मतलब क्या है कि वही बात है फिर से कि आपका यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, पोलर हो, नॉन पोलर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल जो स्टेज है उसमें तो एक ही बात होगी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस कर जाएंगे, माइनस सिग्मा इंड्यूस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस कर जाएंगे, प्लस सिग्मा इंड्यूस। तो यहाँ पर आपके पास ये प्लस चार्जेस हैं और ये माइनस चार्जेस हैं, दोनों अपोजिट हैं, और इनके बीच का सेपरेशन कुछ है। तो एक नेट डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन सेट हो जाएगा। मतलब ये जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो बच्चों नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आया, है ना। मतलब अगर टोटल डाइपोल मोमेंट पता है आपको तो डिवाइड बाई वॉल्यूम कर दो, तो पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट पता चल जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करती है क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो आपका पोलराइजेशन है, इट इज इक्वल्स टू नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा याद रखो, यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो यूनिट होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर और इसकी होती है मीटर क्यूब, तो ये होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पोलराइजेशन की यूनिट हो जाती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और पोलराइजेशन की डायरेक्शन वो होती है माइनस से प्लस, जो आपके डाइपोल मोमेंट की वो होती है बच्चों, है ना। अच्छा नेट डाइपोल मोमेंट को आप ऐसा लिख सकते हो, अगर आप सिग्मा के टर्म्स में लिखो, क्योंकि चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया जो है, सरफेस एरिया जहाँ पे ये एकुमुलेट हुए हैं इंड्यूस चार्जेस, वो ए है, और जो लेंथ है मटेरियल की वो मान लीजिए डी है। तो आप यहाँ पर पोलराइजेशन को और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा आपका, चार्ज को क्या लिख सकते हो बच्चों, सिग्मा इंटू एरिया, इंड्यूस्ड सिग्मा इंटू एरिया, यही होगा ना एक पर्टिकुलर सरफेस पे टोटल चार्ज, और मल्टीप्लाइड बाई डी, क्योंकि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। तो ये आपका बच्चों लिख लिया हमने नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई, तो यहाँ पे देखो आप, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाई डी। तो आप देखो एरिया डी और डी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जो आपका पोलराइजेशन है, इट इज इक्वल टू, मैथमेटिकली इज इक्वल्स टू व्हाट, दोनों को डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है बच्चों। सिग्मा इंड्यूस अलग चीज है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग डिफाइन किया गया था, और यहाँ पे पोलराइजेशन एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। बट न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए इसका भी यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा इंड्यूस का भी यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में जो है इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग है,
दोनों को डिफाइन भी अलग अलग किया गया है, बट दे आर इक्वल न्यूमेरिकली, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होती है ना बच्चों। तो आप इस यहाँ पे एक पॉइंट लिख लें, ये दोनों ही अलग अलग हैं, मतलब पोलराइजेशन, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे नोट करके, पोलराइजेशन एंड इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी have same numerical value, but their physical significance is different, physical significance are different, है ना बच्चों। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको पोलराइजेशन वाला टर्म भी क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, पोलराइजेशन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डाइलेक्ट्रिक्स में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और इसको चाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको चाई वाला सिंबल बोलते हैं, तो याद रखेंगे चाई ई, है ना बच्चों। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? एक्चुअली में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये बताता है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि भाई एक डाइपोल, मतलब एक आपके पास डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल था, है ना, एक आपके पास डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल था और एक दूसरा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये दो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये फर्स्ट वाला डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल और ये सेकंड वाला डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। मान लो आपने दोनों डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो है वो सेम, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर 100 न्यूटन पर कूलम, और इसमें भी मान लेते हैं कि आपने ई नॉट अप्लाई किया है 100 न्यूटन पर कूलम। दोनों मटेरियल में आपने, दोनों डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हुआ क्या कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपको पता है कि इसमें एक क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिससे पोलराइजेशन आएगा। तो मान लीजिए इस वाले मटेरियल में जो पोलराइजेशन हुआ वो हुआ 50 का, है ना, 50, लेट्स सपोज एक नंबर मान रहे हैं हम, है ना, बाद में तो इसको रियलिटी में सॉल्व करना पड़ेगा, अभी तो एक नंबर मान लो आप कि इसमें पोलराइजेशन 50 का होता है, और ये सेकंड मटेरियल में है उसमें पोलराइजेशन 80 का होता है, मतलब इसमें 50 का पोलराइजेशन है, इसमें 80 का पोलराइजेशन है। तो एक्चुअली में हम ये बोलेंगे कि ज्यादा ससेप्टिबल, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन रेस्पॉन्स करता है, मतलब ज्यादा तेजी से किसमें पोलराइजेशन हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकंड मटेरियल में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इसमें पोलराइजेशन ज्यादा मिलता है, इसमें पोलराइजेशन कम मिलता है। तो हम बोलेंगे कि जो आपका मटेरियल सेकंड है, इट इज मोर ससेप्टिबल टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये ज्यादा ससेप्टिबल है, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक्वायर कर रहा है, पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है। इसमें ज्यादा पोलराइजेशन ऑकर हो रहा है, इसमें उतना ज्यादा पोलराइजेशन अकर नहीं हो रहा है ना बच्चों। तो ये बेसिकली क्या है, रिलेशन है। अब यहाँ पे अगर आपका ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ई नेट भी कैसा रहा होगा बच्चों, ज्यादा रहा, मतलब कम रहा होगा, और इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा रही होगी अगर ये ज्यादा पोलराइज हो रहा है। तो बेसिकली जैसे आप कई बार बोलते हो ना, ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज वो जल्दी एक्वायर करना है। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। अब मान लो सर्दियों का दिन आ गया, कोल्ड आ गया, कोल्ड, और ए को सर्दी हो गई और बी को सर्दी नहीं हुई, तो आप बोलोगे कौन ज्यादा ससेप्टिबल है कोल्ड के लिए? ए ससेप्टिबल है, क्योंकि उसमें कोल्ड जो है वो जल्दी एक्वायर हो जाता है जैसी मौसम चेंज होता है। जबकि बी में कोल्ड, बी को कोल्ड नहीं हुआ है, तो बी ससेप्टिबल नहीं है कोल्ड के लिए। वैसे यहाँ पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे तो जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन दिखाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ये ज्यादा ससेप्टिबल है। जिसमें ऐसा नहीं होगा तो उसमें ससेप्टिबिलिटी कम है।
तो जो आपका पोलराइजेशन है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो बच्चों वो कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू चाई, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये आपका ई नेट। तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और जिसमें ससेप्टिबिलिटी कम है उसमें पोलराइजेशन कम होगा। तो ये ससेप्टिबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और ससेप्टिबिलिटी के साथ एप्सिलॉन नॉट इसलिए आता है ताकि ससेप्टिबिलिटी जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी हो, है ना। तो ससेप्टिबिलिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आपका ये फॉर्मूला हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन में रिलेशन हो गया विच इज रिलेटेड बाय अ ससेप्टिबिलिटी। और इसमें जो जाई है इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है, ससेप्टिबिलिटी, एंड इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना बच्चों। तो जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन डेवलप होगा वो ज्यादा ससेप्टिबल होगा, और जिसमें कम पोलराइजेशन होगा तो उसमें ससेप्टिबिलिटी जो होगी बच्चों वो कम होगी, है ना। तो आई होप इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वाला टर्म भी आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा बच्चों। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बाद इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हमें रिलेशन देखना है। तो हम यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मतलब चाई ई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है ये पूछा जाता है, आपको बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है रिलेशन, है ना। तो इसको याद रखेंगे, कैसे डिराइव करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो होगा क्या, जो हमारी मेन इक्वेशन थी बच्चों, याद होगा आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे ई नॉट है, अपोजिट साइड ई इंड्यूस है, तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस करते थे तो ई नेट मिलता था। तो आप वो मेन रिलेशन यहाँ पे हम लिखते हैं। हम जानते हैं पिछले कई समय से हम ये इक्वेशन लिखते आ रहे थे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये हमें रिलेशन पता है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आप लिख लो। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो ई नेट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन था। तो ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहां से देखो आप चाहो तो ई नॉट को क्या लिख सकते हो, ई नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स ई नेट, है ना। तो ये हमने लिख लिया ई नॉट की वैल्यू के टाइम्स ई नेट। और फिर आपका बच्चों जो वो होता था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसके बीच में ये एक शीट मान सकते हो ना, प्लस सिग्मा की इंड्यूस की और ये माइनस सिग्मा इंड्यूस की। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, और उसकी क्या वैल्यू होगी बच्चों, जो जैसे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होती है। मतलब यहाँ पे आपका ई इंड्यूस जो होगा वो सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो वो हम यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों क्या चीज, कि आपका जो ई इंड्यूस होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। फिर यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, अब आपको ये भी पता है कि न्यूमेरिकली जो सिग्मा इंड्यूस है उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है, पोलराइजेशन, या सिग्मा इंड्यूस की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वही पोलराइजेशन की वैल्यू है। तो हम सिग्मा इंड्यूस की जगह पोलराइजेशन भी लिख सकते हैं, तो पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। और पोलराइजेशन को अभी आपने लिखा है देखो कहां पर, ये चाई ई के टर्म्स में, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में। तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू चाई ई इंटू ई नेट, तो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ई जो इंड्यूस है वो कितना बचा बच्चों, चाई ई नेट। तो ये आपका ई इंड्यूस की वैल्यू आ गई, ये आपका ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब ये जो है ई नेट के टर्म्स में दोनों आ गई। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डालो, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ ई नॉट
एंड ई इंड्यूस इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दो वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ई नेट था इज इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू है के टाइम्स ई नेट और माइनस ई इंड्यूस की वैल्यू है चाहे ई इंटू ई नेट। अब आप यहाँ पे देखिए इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों ई नेट हो जाएगा, ये ई नेट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा के मल्टीप्लाइड बाई चाई, तो ई नेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 1, है ना, कैंसिल होकर। तो यहाँ से के देखेंगे तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के की वैल्यू जो आई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी वो है 1 प्लस काई। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा 1 प्लस काई। तो अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है ना तो आप आराम से काई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में से एक कम कर दो, 1 माइनस कर दो तो आपको काई मिल जाएगा, और काई दिया तो उसमें 1 प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक, तो देखिए बच्चों जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हो तो इस टाइप का कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि इंड्यूस चार्जेस जो आए हैं वो कितने अमाउंट में आए, मतलब इंड्यूस चार्जेस का कैलकुलेशन हमें देखना है। तो हम यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस, है ना बच्चों। तो देखिए अब मान लीजिए कि आपको ऐसा एक एग्जांपल के थ्रू ही हम समझते हैं यहाँ पर, है ना बच्चों। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको कैपेसिटर प्लेट्स दिया है, तो कैपेसिटर प्लेट्स में यहाँ पे क्यू चार्ज या फिर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो प्लस सिग्मा है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है ना। तो आपको पता है इस प्लेट्स में यहाँ पे माइनस चार्जेस इकट्ठा है कैपेसिटर के और इस प्लेट्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लस चार्जेस इकट्ठा है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वैल्यू तो आप जानते हो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर मान लो कि आपने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है बच्चों, है ना, दिस इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज बिहेविंग लाइक व्हाट? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें चार्ज इंड्यूस होना चालू होंगे बच्चों, तो यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस होंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस होंगे और ये एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो ये जो इंड्यूस चार्ज है मतलब आप इसको बोलो ये सिग्मा इंड्यूस और ये माइनस सिग्मा इंड्यूस या फिर ये माइनस क्यू इंड्यूस या प्लस क्यू इंड्यूस, ये इनकी वैल्यू क्या है, इनका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो हमें निकालना है। इनकी वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखिए इनकी वैल्यू, हमारे पास एक मेन रिलेशन है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो आपको बताते आ रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें समझ में आता है भाई। अच्छा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, ये हमने सीखा था अभी रिलेशन में, ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई के, और ये ई नॉट तो है ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो हम लिख सकते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने लिख के ही बताया था जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, रिलेशन निकाल रहे थे, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंड्यूस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो यहाँ से बच्चों आप सिग्मा इंड्यूस निकाल सकते हो। देखो ई नॉट की वैल्यू भी आपको पता है, ई नॉट की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट की जगह लिख दो आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ई नॉट को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम और माइनस सिग्मा इंड्यूस
डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों जगह से कैंसिल आउट हो गया बच्चों, है ना। अब ये जो है इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो जब आप इसको ट्रांसफर करोगे, हमें तो सिग्मा इंड्यूस निकालना था, तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस सिग्मा इंड्यूस इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा था सिग्मा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस सिग्मा बाई के, तो यहाँ से बच्चों सिग्मा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के, तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर सिग्मा इंड्यूस फॉर ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक whose dielectric constant is k, तो ये आपका रिलेशन हो गया बच्चों, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब Q इंड्यूस करना है तो Q को क्या लिख सकते हो, सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q इंटू एरिया, इसको भी लिख सकते हो, नहीं Q चार्ज अपॉन एरिया, और इसको भी लिख सकते हैं चार्ज, जो मेन चार्ज है Q अपॉन एरिया, तो एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे Q इंड्यूस भी निकाल सकते हो, तो चार्ज इंड्यूस जो है बच्चों वो हो जाएगा मेन चार्ज अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर इंटू 1 माइनस 1 बाई के, तो इस तरीके से आप चार्ज भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, कभी कभी न्यूमेरिकल से पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना। तो इस तरीके से आप सिग्मा इंड्यूस निकाल सकते हो किसी भी डाइलेक्ट्रिक का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और उस पर इंड्यूस होने वाले चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना, क्यू इंड्यूस। तो जैसे कि अब इस फॉर्मूले को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अप्लाई करके बताता हूँ, और कुछ चीजें और बताता हूँ, उसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के टॉप रूप में आपसे ये पूछ लिया जाए भाई कि यहाँ पर आपकी एक कैपेसिटर प्लेट है, यहाँ पे एक कैपेसिटर प्लेट है ना, और इस पर जो चार्ज है बच्चों वो क्यू क्यू है, जो कैपेसिटर प्लेट पे क्यू माइनस क्यू। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया इस तरीके से, ये प्लस चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्जेस हो गए बच्चों, और ये नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये नेगेटिव चार्जेस, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी ई नॉट, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस आएंगे, तो इस पे प्लस चार्जेस इंड्यूस होंगे और यहाँ पर माइनस चार्जेस इंड्यूस होंगे। अब देखिए होगा क्या कि ये जो इंड्यूस चार्जेस की वैल्यू है बच्चों, है ना, ये प्लस क्यू इंड्यूस और ये माइनस क्यू इंड्यूस, आपसे बोला गया कि ये क्यू इंड्यूस कितना होगा, इंड्यूस चार्जेस, तो वो निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो अगर हम सॉल्व करें तो आपसे क्यू इंड्यूस पूछा गया, तो क्यू इंड्यूस का फॉर्मूला हमारे पास है क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में के की वैल्यू दी गई है, वो मैं आपको बताना भूल गया। ये जो मटेरियल है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 3 है, लेट्स सपोज 3 है, तो होगा क्या कि यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे Q की वैल्यू तो यहाँ पे बच्चों आप क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई के, और K की वैल्यू देखो आपको 3 दी है तो 1 बाई 3, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 बाई 3 हो जाएगा, तो ये 2Q बाई 3 आ गया। मतलब जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो 2Q बाई 3 आ रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं, है ना। मतलब इसका अगर 3 पार्ट करोगे आप मेन चार्ज का, तो उसके 2 पार्ट जो है वो इंड्यूस हो रहा है और एक पार्ट इंड्यूस नहीं हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है वो भी आप समझो, अगर इसको फिजिकली सिग्निफिकेंस में हम देखें तो इसका ये मतलब है बच्चों कि इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में बात करें, तो अगर हम इस चार्ज के 3 हिस्से करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 हिस्से करते हैं, तो हर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड में से, हर 3 पार्ट में से 2 पार्ट ऑफ द चार्जेस यहाँ प्रेजेंट है, तो हर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही होगी उसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है बच्चों, इस पर्टिकुलर सरफेस पे। इंड्यूस चार्जेस उसको कैप्चर कर लेता है प्लस से माइनस, और 3 में से जो तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल वही डाइलेक्ट्रिक से पास हो पाती है। वैसे यहाँ पर वापस से ये एयर आ गया होगा, तो एयर में वापस से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रही होंगी जो ये प्लेट वो कर रही होगी। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपका 3 है तो आप उसको ये भी समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, देखो इस तरीके से होगा, हर 3 में से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन खा लेगा, डाइलेक्ट्रिक खा लेगा, और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो अपने आप से पास होने देगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों इनमें क्या हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक्स में कम हो जाती है। अब आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा इस बात का। और सिर्फ ये, तो अगर किसी
वैसे ही आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस तरीके से, अगर मैं आपसे बोलता कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 4 होता, तो हर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड में से, फिर अगर यहाँ 4 होता तो बच्चों ये 4 हो जाता, तो ये 3q/4 आता। तो वो हर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड में से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं होने देता, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कम हो जाती हैं डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कम हो जाती हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाती है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने की ताकत बढ़ती जाएगी, किसकी? डाइलेक्ट्रिक की। और उतनी ही कम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास होने देगा, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती जाती है। तो ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, है ना। और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो मैंने आपको बता ही दिया है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती है ना बच्चों। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा।